आई मधु। सो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम क्लास 10th मैथ्स का चैप्टर नंबर 1 डिस्कस करेंगे विच इज रियल नंबर्स। तो आप सभी क्लास 10th में आ चुके हैं एंड आपके मैथ्स के सिलेबस का ये पहला चैप्टर है रियल नंबर्स। एंड आज इस वीडियो में हम इस पूरे चैप्टर को अच्छे से डिस्कस करेंगे। सारे जो कंसेप्ट्स हैं, थ्योरम्स हैं, उनको हम डिस्कस करेंगे एंड साथ ही साथ क्वेश्चंस को भी सॉल्व करेंगे। ओके, तो ये वीडियो देखने के बाद आपको रियल नंबर्स वाला जो चैप्टर है वो पूरा अच्छे से क्लियर हो जाएगा। सो वॉच दिस वीडियो टिल द एंड। सो फ्रेंड्स, ये रियल नंबर्स बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपके सिलेबस में एंड एक टाइप से ये बेसिक चैप्टर है। अगर आपने इस चैप्टर के कंसेप्ट्स को अच्छे से समझ लिया ना, तो आगे आने वाले चैप्टर्स में आपको बहुत हेल्प होने वाली है। एंड इस चैप्टर में से आपके काफी टॉपिक्स रिड्यूस भी हो चुके हैं, तो ये कोई लेंथी एंड कोई मुश्किल चैप्टर नहीं है। छोटा सा इजी सा चैप्टर है, बेसिक इसमें कुछ थ्योरम्स है एंड कुछ क्वेश्चंस को हम प्रैक्टिस करेंगे एंड आपका ये जो चैप्टर है ये पूरा 100% डन हो जाएगा। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। सो फ्रेंड्स, चैप्टर का नाम है रियल नंबर्स। तो बेसिकली हम नंबर्स के बारे में इस चैप्टर में बात करेंगे। तो जल्दी से रिवीजन कर लेते हैं कि नंबर्स कितने टाइप के होते हैं, ठीक है, एंड रियल नंबर्स कहां पर आते हैं, क्योंकि वी विल डिस्कस अबाउट रियल नंबर्स इन दिस होल चैप्टर। ओके, तो देखो नंबर्स दो टाइप के होते हैं, रियल नंबर्स और इमेजिनरी नंबर्स। ठीक है, इमेजिनरी नंबर्स में ही कॉम्प्लेक्स नंबर्स आते हैं। इमेजिनरी नंबर्स के बारे में, कॉम्प्लेक्स नंबर्स के बारे में आप आगे क्लास 11th में पढ़ोगे। ठीक है, तो दूसरे टाइप के नंबर्स हैं रियल नंबर्स। अब रियल नंबर्स में भी दो टाइप के नंबर्स होते हैं, रैशनल नंबर्स एंड इरैशनल नंबर। ठीक है, अब देखो रैशनल नंबर्स वो होते हैं जिनको हम p बाई क्यू की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। p बाई क्यू मतलब हम फ्रैक्शन की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं एंड जो q है मतलब फ्रैक्शन का जो डिनोमिनेटर है वो 0 नहीं होना चाहिए, उनको रैशनल नंबर बोला जाता है। ठीक है, तो रैशनल नंबर्स वो नंबर्स हैं जिनको हम p बाई क्यू की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। p और q क्या है? p और q इंटीजर्स हैं। इंटीजर्स क्या होते हैं? इंटीजर सारे के सारे पॉजिटिव नंबर, सारे के सारे नेगेटिव नंबर्स और 0। ठीक है, 0 से लेके आगे जितने भी पॉजिटिव नंबर्स हैं एंड 0 से पीछे जितने भी नेगेटिव नंबर्स हैं, ये सारे मिला के होते हैं इंटीजर्स। ठीक है, तो रैशनल नंबर्स वो हैं जिनको हम p बाई क्यू की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। p और q क्या है? इंटीजर्स हैं एंड जो q है मतलब जो डिनोमिनेटर है वो 0 नहीं होना चाहिए, तब वो रैशनल नंबर होते हैं। ठीक है, इरैशनल नंबर्स वो होते हैं जिनको हम p बाई क्यू मतलब फ्रैक्शन की फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। जैसे फॉर एग्जांपल रैशनल नंबर है 3.64, इसको आप डेसिमल हटा के नीचे डिनोमिनेटर लगा सकते हो तो फ्रैक्शन की फॉर्म में हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इरैशनल नंबर जैसे कि √2, √5, √3, पाई, ये सारे क्या हैं? इरैशनल नंबर्स हैं। इन्हीं के बारे में हम आगे चैप्टर में और अच्छे से डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो रैशनल नंबर्स में इंटीजर्स होते हैं, फिर होल नंबर्स आ जाते हैं, फिर नेचुरल नंबर्स एंड आगे जो पूरा क्लासिफिकेशन है वो बढ़ता जाता है एंड ये हम अपनी छोटी क्लासेस से भी पढ़ते हुए आ रहे हैं। ठीक है, सो वी विल फोकस मेनली ऑन द रियल नंबर्स व्हिच आर रैशनल एंड इरैशनल, इन पर हम मेन फोकस करने वाले हैं। ठीक है, तो अब देखो रैशनल नंबर्स का यहाँ पर ये डेफिनेशन भी गिवन है। एनी नंबर दैट कैन बी रिटन एज अ फ्रैक्शन ऑफ 2 इंटीजर्स इज अ रैशनल नंबर वेयर डिनोमिनेटर इज नॉट इक्वल टू 0। डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए, न्यूमरेटर में 0 हो सकता है। ठीक है, जो ऊपर वाला नंबर होता है उसे न्यूमरेटर बोलते हैं, जो नीचे वाला होता है उसे डिनोमिनेटर बोलते हैं। ठीक है, एंड अगर रैशनल नंबर को आप डेसिमल की फॉर्म में लिखोगे तो उसका डेसिमल एक्सपेंशन जो है वो टर्मिनेटिंग मतलब एक पॉइंट के बाद वो खत्म हो जाएगा। नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग हो सकता है, मतलब अगर मान लो डेसिमल के बाद वो नंबर खत्म ही नहीं हो रहा लेकिन वो रिपीट करेगा। ठीक है, तो जो रैशनल नंबर है उनका डेसिमल एक्सपेंशन ऐसा होता है। हालांकि ये जो टॉपिक है ये आपके चैप्टर में से कम रिड्यूस हो चुका है, सो यू डोंट हैव टू स्टडी इट। इरैशनल नंबर्स क्या है? जिनको हम फ्रैक्शन की फॉर्म में नहीं लिख सकते, दे कैन नॉट बी रिटन एज द रेशियो ऑफ 2 इंटीजर्स, वो इरैशनल नंबर होते हैं। इनका जो डेसिमल एक्सपेंशन होता है वो नॉन टर्मिनेटिंग मतलब डेसिमल के बाद खत्म ही नहीं होता, या नॉन रिपीटिंग मतलब रिपीट भी नहीं हो रहे होते। इस तरीके से नंबर रिपीट मतलब इस तरीके से जो है नंबर्स चल रहे होते हैं वो रिपीट भी नहीं हो रहे, तो वो होते हैं इरैशनल नंबर्स, उनका डेसिमल एक्सपेंशन ऐसा होता है। ठीक है, तो ये हमने बेसिक डिस्कस कर लिया रैशनल एंड इरैशनल नंबर के बारे में। एंड अब आपके चैप्टर में पहली थ्योरम आती है विच इज द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है आपके चैप्टर की एंड मोस्ट ऑफ द जो क्वेश्चंस हैं वो इसी थ्योरम पर बेस्ड होते हैं। तो ये थ्योरम क्या है? एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड factorized as a product of its prime and this factorization is unique apart from the order in which the prime factors occur। ठीक है, अब बेसिकली फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक ये कहती है कि हर एक जो कंपोजिट नंबर है, कंपोजिट नंबर्स क्या होते हैं? कंपोजिट नंबर्स वो होते हैं जिनके 2 से ज्यादा फैक्टर्स होते हैं, मतलब वो 2 से ज्यादा नंबर्स की टेबल में आते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल 10 जो नंबर है वो 1 की टेबल में आता है, अपनी खुद की टेबल में आता है, 2 की टेबल में आता है और 5 की टेबल में आता है। तो 2 से ज्यादा फैक्टर्स हो गए ना, तो 10 क्या है? कंपोजिट नंबर है। प्राइम नंबर्स कौन होते हैं? जिनके सिर्फ 2 ही फैक्टर्स होते हैं, एक तो 1 एंड वो अपने खुद होते हैं। ठीक है, तो वो होते हैं प्राइम नंबर्स। तो यहाँ पर कंपोजिट नंबर की बात हो रही है कि हर एक कंपोजिट नंबर को हम उसके प्राइम फैक्टर्स की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं एंड उसको फैक्टराइज कर सकते हैं एक टाइप से। एंड ये जो फैक्टराइजेशन है ये यूनिक होती है, मतलब हर एक कंपोजिट नंबर की जो फैक्टराइजेशन होगी वो अलग होगी, यूनिक होगी, लेकिन
लेकिन जो ऑर्डर है प्राइम फैक्टर्स का वो हम आगे पीछे कर सकते हैं। तो ये है आपकी फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। अब इसको थोड़ा सा हम समझ लेते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल बात करते हैं हम 20 क्या है, 20 एक कंपोजिट नंबर है। अब इस कंपोजिट नंबर को इसके प्राइम फैक्टर्स की फॉर्म में हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, मतलब इसकी हम फैक्टराइजेशन कर सकते हैं। कैसे, देखो ऐसे हम टेबल बनाते थे, है ना, ये तो हम छोटी क्लासेस से जानते हैं। तो यहाँ पर हम इसकी फैक्टराइजेशन करेंगे। सबसे पहले 2 की टेबल में आता है 10 पर, फिर 2 की टेबल में आता है 10 5 पर, एंड देन 5 की टेबल में 5 आता है 1 पर। तो इसका ये प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया 2 × 2 × 5। ठीक है, तो हम 20 को कैसे लिख सकते हैं, 20 को हम लिख सकते हैं 2 × 2 × 5। तो हर एक कंपोजिट नंबर को ऐसे हम उसकी प्राइम फैक्टर्स की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एंड ये जो फैक्टराइजेशन है ये हर एक नंबर के लिए यूनिक होती है, अलग होती है। ऑर्डर को हम चेंज कर सकते हैं, पहले आप 5 को लिख सकते थे, बाद में 2 को लिख सकते हो। सो ऑर्डर जो है वो चेंज हो सकता है, लेकिन ये जो प्राइम फैक्टर्स हैं ये यूनिक होंगे हर एक कंपोजिट नंबर के लिए। यही आपकी फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक है, कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है। अब आगे देखो, अब यहाँ पर दो हमारे पास टर्म्स आ जाती हैं, HCF और LCM। HCF क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। LCM क्या होता है, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। अब आपको क्वेश्चंस ऐसे पूछ लिए जाएंगे दैट फाइंड आउट द HCF ऑफ दीज टू नंबर्स, फाइंड आउट द LCM ऑफ दीज टू नंबर्स। आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो HCF होता क्या है, प्रोडक्ट ऑफ द स्मॉलेस्ट पावर ऑफ ईच कॉमन प्राइम फैक्टर इन द नंबर्स। आपके पास दो नंबर्स हैं, फॉर एग्जाम्पल आपके पास है नंबर 20 एंड 110। अब ये दोनों नंबर्स हैं, आपको बोल दिया कि इन दोनों नंबर्स का HCF निकालो। तो HCF आप कैसे निकालोगे, सबसे पहले आपको इन दोनों की प्राइम फैक्टराइजेशन करनी पड़ेगी। तो 20 की प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होती है, इट इज 2 × 2 × 5। अभी हमने जस्ट इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन करी, ठीक है। 110 की प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होती है, 110 की हम प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। सो ये सबसे पहले 2 की टेबल में आता है, इट इज 55, देन 5 की टेबल में आता है ये 11 पे, एंड 11 की टेबल में 1 तो 2 × 5 × 11। ये है आपकी 110 की प्राइम फैक्टराइजेशन। अब मुझे इन दोनों की क्या निकालने हैं, इन दोनों का मुझे HCF निकालना है। तो HCF कैसे निकालते हैं, HCF होता क्या है, प्रोडक्ट ऑफ द स्मॉलेस्ट पावर ऑफ ईच कॉमन प्राइम फैक्टर। अब इनमें कॉमन प्राइम फैक्टर मतलब ऐसा प्राइम फैक्टर जो दोनों की फैक्टराइजेशन में आ रहा है। तो देखो 2 दोनों में आ रहा है एंड 5 दोनों में आ रहा है। तो 2 और 5 क्या है, कॉमन प्राइम फैक्टर्स हैं इन दोनों की फैक्टराइजेशन में। तो 2 और 5 को लिख लो। अब इनकी आपको स्मॉलेस्ट पावर लेनी, मतलब सबसे कम पावर लेनी है। पावर मतलब एक टाइप से कितनी बार वो नंबर रिपीट हो रहा है। अब यहाँ पर देखो 2 2 बार आ रहा है, तो यहाँ पर 2 की पावर कितनी है, 2 की पावर 2 है। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो 2 की पावर 2 × में 5, बिकॉज यहाँ पर 2 2 बार आ रहा है, ठीक है। जबकि 2 यहाँ पर एक ही बार आ रहा है, तो 2 की पावर कितनी है, 1 है। तो आपको स्मॉलेस्ट पावर लेनी है, मतलब कम वाली पावर लेनी है। तो 2 की पावर यहाँ पे 2 है, यहाँ पर 1 है, तो स्मॉलेस्ट पावर कौन सी हुई, 1 हुई। तो यहाँ पर आप 2 की पावर 1 लोगे। 5 तो एक ही बार आ रहा है, तो उसकी जो स्मॉलेस्ट पावर है वो 1 ही होगी। तो यही तो आपके पास हो जाएंगे। तो 2 × 5 कितना होता है, 10 होता है। तो इन दोनों नंबर्स का जो HCF है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, वो क्या है, 10 है। तो आपको प्राइम फैक्टराइजेशन करनी है दोनों नंबर्स की, जो फैक्टर्स दोनों में कॉमन है वो लिखना है और उनकी सबसे कम वाली पावर लेनी है, मल्टीप्लाई कर दो, आपको HCF मिल जाएगा दोनों नंबर्स का, ठीक है। तीनों नंबर्स, कितने भी नंबर्स का आप HCF निकाल सकते हो, ठीक है। LCM क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ द ग्रेटेस्ट पावर ऑफ ईच प्राइम फैक्टर इन्वॉल्व्ड इन द नंबर्स। अब देखो LCM जो है वो थोड़ा डिफरेंट है। उसमें क्या होता है, इसमें हम हर एक प्राइम फैक्टर को लेते हैं एंड उसकी ग्रेटेस्ट पावर लेते हैं। मतलब सारे जो प्राइम फैक्टर्स इसमें आ रहे हैं ना, सबको लिख दो एंड सबकी हाईएस्ट पावर लो। अब देखो सब में यहाँ पे कौन से प्राइम फैक्टर्स हैं, 2 है, 5 है, 11 है। तो ये 3 प्राइम फैक्टर्स हैं जो इन दोनों की प्राइम फैक्टराइजेशन में हैं। तो इन तीनों प्राइम फैक्टर्स को लिख दो, 2 × 5 × में 11। एंड अब इन तीनों प्राइम फैक्टर्स की हाईएस्ट पावर लो। तो देखो यहाँ पर 5 की पावर 1 है, यहाँ पर भी 5 की पावर 1 है, तो हाईएस्ट पावर तो 1 ही होगी। 11 भी एक ही बार आ रहा है, तो इसकी हाईएस्ट पावर भी 1 ही होगी। लेकिन यहाँ पर देखो 2 की पावर 2 है, तो इसकी हाईएस्ट पावर कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। अब इन सबको मल्टीप्लाई कर दो, तो 2² कितना होता है, 4 × 5 कितना होता है, 20 × 11 कितना होता है, 220, ठीक है। तो 220 ये आपके पास क्या आ गया, 220 आपके पास LCM आ गया इन दोनों नंबर्स का, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। तो LCM हम ऐसे निकालते हैं। HCF में हम कॉमन प्राइम फैक्टर लेते हैं, उसकी सबसे कम पावर। LCM में हम सारे प्राइम फैक्टर्स लेते हैं, उनकी सबसे ग्रेटेस्ट पावर लेते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं, हमें HCF या LCM मिल जाएंगे उन नंबर्स के, ठीक है। तो आपको क्वेश्चंस जो है डायरेक्ट ऐसे पूछ लेंगे, फाइंड आउट द HCF, फाइंड आउट द LCM, ठीक है। HCF LCM जो होते हैं एंड जिन दो नंबर्स का आप HCF LCM निकाल रहे हो, तो इन सभी के बीच में एक रिलेशन होता है। क्या रिलेशन होता है, ये रिलेशन है, अगर 2 नंबर्स हैं, मान लो वो 2 नंबर्स हैं A और B, ठीक है। 2 नंबर्स हमने एज्यूम कर लिए, लेट से पहला नंबर है A, दूसरा नंबर है B। अब इन दोनों नंबर्स के मान लो आपने HCF निकाला एंड देन LCM निकाला, तो दोनों के HCF एंड LCM को जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो वो किसके इक्वल है, प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स के इक्वल है। मतलब
दो नंबर्स हैं ए एंड बी, इनका आपने HCF LCM निकाला, इन दोनों के HCF LCM को मल्टीप्लाई कर दो तो वो प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स के इक्वल होगा। तो यहाँ से ये आपको एक फॉर्मूला मिल रहा है, इस रिलेशन को आपको ध्यान रखना है, इसका भी यूज होगा आपके क्वेश्चंस में, ठीक है। आपको नंबर्स दे देंगे, LCM दे देंगे, आपको HCF फाइंड आउट करना होगा, है ना। HCF LCM दे देंगे, कोई एक नंबर दे देंगे, आपको दूसरा वाला नंबर फाइंड आउट करना है, तो इसी फॉर्मूला का आप यूज करोगे, ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए। ओके, तो ये हमने फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, HCF और LCM के बारे में डिस्कस कर लिया। अब हम कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेते हैं। सो फ्रेंड्स, अब थोड़े क्वेश्चंस कर लेते हैं। तो देखो यहाँ पे पहला क्वेश्चन है, एक्सप्रेस ईच नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर। तो इन नंबर्स को आपको इनके प्राइम फैक्टर्स की फॉर्म में एक्सप्रेस करना है। इजी है, फैक्टराइजेशन करो एंड प्राइम फैक्टर्स लिख दो, ठीक है। तो 140 की प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। तो सबसे पहले ये 2 की टेबल में आता है 70 एंड देन 2 की टेबल में दोबारा 35 पर एंड देन ये 5 की टेबल में आता है 7 पर एंड देन 7 1 7। तो ये इसके प्राइम फैक्टर हैं 2 × 2 × 5 × 7। तो इसको लिख दो। तो 140 को हम लिख सकते हैं 2 × 2 × 5 × 7। इसके प्राइम फैक्टर्स की फॉर्म में हमने इसको एक्सप्रेस कर दिया। ऐसे ही 5005 को, अब 5005 की भी हम प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। ओके, तो सबसे पहले तो ये 5 की टेबल में आ रहा है ना, ये 50 आएगा 10 पे एंड ये 0 1, ठीक है। देन 1001, अब ये किसकी टेबल में आ रहा है, ना ये 5 की टेबल में है ना ये 3 के टेबल में है ना। तो आप आगे जो टेबल्स हैं उनको काउंट करते जाओगे तो यहाँ से हमें पता चल रहा है ये 7 की टेबल में आ रहा है। 7 की टेबल में कैसे, 7 1 7, यहाँ पे 3 बचा 30 बन गया, देन 7 4 28, 2 बचा 21 आता है 3 पर, तो 143 आता है 11 की टेबल पर। कब आता है ये 13 पर, ओके। एंड देन 13 की टेबल में 13 1 13, ओके। तो ये प्राइम फैक्टर्स हैं 5005 के, 5 × 7 × 11 × 13, ओके। सो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 5 × 7 × 11 × 13। तो ऐसे इन नंबर्स को हमने इनकी प्राइम फैक्टर्स की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया। इजी है, बस आपको फैक्टराइजेशन करनी है, जो प्राइम फैक्टर्स हैं उनको लिख दो। या फिर देखो आप इसको पावर की फॉर्म में भी लिख सकते हो। यहाँ पर आप देख सकते हो 2 2 बार आ रहा है तो आप 2² भी लिख सकते हो, है ना। इफ यू विल राइट दैट इट विल बी मोर इफेक्टिव, और यू कैन से जो रिप्रेजेंटेशन है वो और अच्छा हो जाएगा। तो आप इसको ऐसे भी पावर की फॉर्म में लिख सकते हो अगर कोई प्राइम फैक्टर रिपीट हो रहा है तो, ओके। तो ये हमने पहला क्वेश्चन कर दिया, बस इसको प्राइम फैक्टर्स की फॉर्म में रिप्रेजेंट किया। अगला क्वेश्चन, तो यहाँ पर देखो आपको दो नंबर्स गिवन है 306 और 657, इनका HCF है 9, आपको LCM फाइंड आउट करना है, तो है ना। अब आप उसी वाले फॉर्मूला का यूज करोगे जब ये मैंने आपको फॉर्मूला बताया ना कि HCF × LCM इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स, है ना। तो ये सिर्फ 2 ही नंबर्स के लिए एप्लीकेबल होता है। 2 नंबर्स का HCF LCM आपने निकाला तो उसी के लिए फॉर्मूला एप्लीकेबल है। तो यहाँ पर देखो 2 नंबर्स हैं, हमें यहाँ पर दे रखा है ये HCF है 306 और 657 का। तो 2 नंबर्स हमारे कौन से हैं, 306 और 657। इनका HCF हमें पता है 9, इनका LCM हमें फाइंड आउट करना है। तो हम जानते हैं प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स जो है वो किसके इक्वल होता है, वो इक्वल होता है HCF × LCM के, इन दोनों नंबर के, है ना। तो देखो ये दोनों नंबर्स हमारे पास हैं, HCF भी हमें दे रखा है। HCF क्या है, HCF हमें दे रखा है 306 × 657, HCF हमें 9 दे रखा है। हमें LCM जो है वो फाइंड आउट करना है। LCM अब हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, 9 को इस साइड भेज दो, डिवाइड हो जाएगा, हमें LCM मिल जाएगा, ओके। तो 9 को इस साइड भेज देते हैं एंड ये इस पूरे के साथ क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो इसको आप सॉल्व कर लोगे, मल्टीप्लाई करके फिर 9 से डिवाइड कर देना, सिंपल है। तो आपके पास इन दोनों नंबर्स का जो LCM है वो निकल कर आएगा 22,332। ये आपके पास LCM आ जाएगा इन दोनों नंबर्स का। सिंपल, जो फॉर्मूला है वो आपको यूज करना है कि अगर कोई 2 नंबर्स हैं तो उनके जो HCF और LCM को आप मल्टीप्लाई करोगे तो वो प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स के इक्वल होगा। तो इसी का हमने यूज किया एंड हमने LCM फाइंड आउट कर लिया, ठीक है। तो कभी आपको LCM निकालना होगा, कभी HCF निकालना होगा, कोई एक नंबर दे देंगे, दूसरा नंबर आपको निकालना होगा, तो यही फॉर्मूला आप यूज करोगे। क्लियर, इजी क्वेश्चंस हैं अगर आपने फॉर्मूला को, कंसेप्ट को अच्छे से समझ लिया है तो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो ये आपके पास एक वर्ड प्रॉब्लम है एंड ये आपका होमवर्क क्वेश्चन है। यहाँ पर आपको एक सिचुएशन दी है कि एक सर्कुलर पाथ है स्पोर्ट्स फील्ड का, सोनिया जो है 18 मिनट्स ले रही है एक राउंड लगाने के लिए एंड रवि 12 मिनट्स ले रहा है सेम राउंड लगाने के लिए, ठीक है। अगर वो मान लो एक सेम पॉइंट पर, सेम टाइम पर वो स्टार्ट करते हैं, सेम पॉइंट पर वो स्टार्ट करते हैं एंड सेम टाइम पर वो स्टार्ट कर रहे हैं एंड एक ही डायरेक्शन में वो जा रहे हैं, सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो कितने मिनट्स बाद वो दोबारा मिलेंगे स्टार्टिंग पॉइंट पर, तो आपको फाइंड आउट करना है। अब यहाँ पर आपको क्या करना होगा, ये 18 मिनट्स एंड 12 मिनट्स, इनका या तो आप LCM निकालोगे या HCF निकालोगे। तो आपको यहाँ पर सिचुएशन को समझना है एंड देन खुद पता करना है, खुद फाइंड आउट करना है दैट व्हाट विल यू फाइंड, LCM और HCF, एंड देन आप इन दोनों नंबर्स का LCM निकालोगे या फिर HCF निकालोगे एंड वही आपका जो है वो आपके पास टाइम आ जाएगा, मिनट्स आ जाएगा कि इतने मिनट बाद वो दोनों जो है स्टार्टिंग पॉइंट पर दोबारा मिलेंगे। तो ये आपको क्वेश्चन खुद सॉल्व करना है, ये आपका होमवर्क क्वेश्चन है एंड इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में नीचे बताना। आई विल चेक कि कितने फ्रेंड्स ने
सही आंसर किया है इस क्वेश्चन का। ओके, सो दिस इज योर होमवर्क क्वेश्चन। अब आगे मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। तो अब इस चैप्टर में ये नेक्स्ट थ्योरम है विच इज थ्योरम 1.3 एंड ये थ्योरम कहती है लेट p बी अ प्राइम नंबर। तो मान लो p कोई एक प्राइम नंबर है, जैसे फॉर एग्जांपल इट इज 5, ठीक है, हमने p को एज्यूम कर लिया 5, ठीक है। इफ p डिवाइड्स a स्क्वायर देन p डिवाइड्स a वेयर a इज अ पॉजिटिव इंटीजर। तो एक और पॉजिटिव इंटीजर है जिसको हमने a का नाम दे दिया। अब अगर ये जो p है अगर ये a के स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो वो a को भी डिवाइड करेगा। यही आपकी थ्योरम 1.3 सिंपल सी थ्योरम है। अगर मान लो देखो इसको हमने p एज्यूम किया है, ठीक है, दिस इज p, ओके, ये 5 के इक्वल है एंड a और कोई दूसरा पॉजिटिव इंटीजर है, इसको हम एज्यूम कर लेते हैं, लेट्स से इट इज 50, ओके, a को हमने 50 एज्यूम कर लिया। तो यहाँ पर देखो 50 का स्क्वायर क्या होगा, 50 का स्क्वायर हो जाएगा 250, सॉरी 2500 है ना, तो ये स्क्वायर हो जाएगा 50 का। तो अब ये जो p है मतलब जो 5 है वो a के स्क्वायर को क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है, बिकॉज हम जानते हैं 2500 जो है 5 से डिविजिबल है, मतलब जो p है वो a स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है। तो अगर p a स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है ना तो p a को भी डिवाइड करेगा, मतलब इसका जो अंडर रूट आएगा ना स्क्वायर हटाने के बाद में जो सिंपल हमारे पास नंबर बचेगा विच इज 50, तो p उसको भी डिवाइड करेगा। तो जो 5 है वो 50 से भी डिविजिबल होगा, ठीक है। ऐसे ही मैं आपको कह रही हूँ कि जैसे फॉर एग्जांपल मान लो हमारे पास 625 है, ये a स्क्वायर इसको मान लेते हैं, ठीक है। तो अब देखो p जो है a स्क्वायर 625 को डिवाइड कर रहा है, तो जो a की वैल्यू होगी 625 का अंडर रूट क्या होता है, 625 का अंडर रूट होता है 25। तो जो p है वो a को भी डिवाइड करेगा। अगर कोई नंबर किसी नंबर के स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो वो नंबर उस नंबर के अंडर रूट को भी डिवाइड करेगा, मतलब अगर स्क्वायर हटा दें और सिंपल नंबर हमारे पास बचे तो वो जो नंबर है p जो हमने एज्यूम किया वो उसको भी डिवाइड करेगा। यही आपकी सिंपल सी थ्योरम है, थ्योरम 1.3, ठीक है। इसका आगे वाली थ्योरम में जो हम नेक्स्ट थ्योरम पढ़ेंगे थ्योरम 1.4 उसमें इसका यूज होने वाला है, ठीक है। तो इसको बस ये थ्योरम आपको पता होनी चाहिए, इसका प्रूफ आपको याद नहीं करना है। ओके, अब नेक्स्ट थ्योरम आती है चैप्टर में थ्योरम 1.4 विच इज √2 इज इरैशनल। तो ये जो प्रूव करने वाले क्वेश्चंस है ना वो यहीं से बनते हैं। आपको प्रूव करने के लिए बोल देंगे प्रूव √2 इज इरैशनल, प्रूव √3 इज इरैशनल, प्रूव √5 इज इरैशनल। तो आपको कोई इरैशनल नंबर दे देंगे एंड आपको प्रूव करने के लिए बोलेंगे कि प्रूव करो ये इरैशनल है। तो ये आपको पता होना चाहिए कि क्या स्टेप्स आपको फॉलो करने, किस तरीके से आपको प्रूव करना है, तो वो इस थ्योरम में हम डिस्कस कर लेंगे। ओके, तो बेसिकली हम कॉन्ट्राडिक्शन मेथड का यूज करते हैं इरैशनल प्रूव करने के लिए। कॉन्ट्राडिक्शन मेथड में हम क्या करते हैं, ये √2 हम जानते हैं कि ये √2 क्या है, इरैशनल है, लेकिन हम करेंगे क्या, हम अपनी ही बात को कॉन्ट्राडिक्ट करेंगे। मतलब हम मान लेते हैं लेट्स से कि √2 क्या है, रैशनल है, 1 मिनट के लिए मान लेते हैं कि √2 रैशनल है, फिर आगे हम इसको सॉल्व करते हुए चलेंगे एंड हमारी ही जो बात है जो हमने अभी एज्यूम किया ना स्टार्टिंग में कि √2 रैशनल है वही गलत साबित हो जाएगी, कॉन्ट्राडिक्ट हो जाएगी। एंड वो कॉन्ट्राडिक्शन इसलिए होगा क्योंकि हमने √2 को रैशनल मान लिया, इसीलिए √2 क्या है, इरैशनल है। तो बेसिकली हम कॉन्ट्राडिक्शन मेथड का यूज करते हैं, हम एज्यूम कर लेते हैं, लास्ट में अपनी ही बात को गलत साबित कर देते हैं, कॉन्ट्राडिक्ट कर देते हैं एंड देन प्रूव कर देते हैं कि वो इरैशनल है। तो इसे कॉन्ट्राडिक्शन मेथड बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पर भी हम वही फॉलो करने वाले हैं। ओके, तो ये प्रूफ आपके पास है, एनसीईआरटी में भी गिवन है, पूरा अच्छे से याद कर लेना बिकॉज प्रूफ वाले क्वेश्चन आपके 4 नंबर 5 नंबर के आएंगे तो आपको ये पूरे जो स्टेप्स हैं ये लिखने पड़ेंगे। ओके, तो लेट अस एज्यूम टू द कॉन्ट्ररी दैट यहाँ पे √2 आएगा, √2 इज रैशनल। तो एज्यूम कर लेते हैं कि √2 क्या है, रैशनल है। और अगर मान लो √2 रैशनल है तो हम √2 को कैसे लिख सकते हैं, p/q, मतलब फ्रैक्शन की फॉर्म में लिख सकते हैं। बिकॉज रैशनल नंबर्स क्या होते हैं, अभी हमने स्टार्टिंग में डिस्कस किया था कि रैशनल नंबर्स वो होते हैं जिनको हम ऐसे फ्रैक्शन की फॉर्म में लिख सकते हैं एंड जो डिनोमिनेटर है वो 0 नहीं होना चाहिए, है ना। तो अगर हमने √2 को रैशनल एज्यूम करा है तो हम उसको ऐसे r/s की फॉर्म में, मतलब किसी भी फ्रैक्शन की फॉर्म में ऐसे हम लिख सकते हैं जहां पर जो s है वो 0 के इक्वल नहीं होगा, डिनोमिनेटर 0 नहीं होगा, ठीक है। एंड ये r और s क्या है, इनका ये इंटीजर्स है एंड इनके 1 के अलावा एक और कॉमन फैक्टर है। तो अब उस कॉमन फैक्टर से हम इसको डिवाइड कर देंगे एंड हमारे पास फिर ए बी आ जाएगा। और ए बी क्या है, को प्राइम्स हैं। को प्राइम्स क्या होते हैं, वो दो नंबर्स जिनके 1 के अलावा और कोई दूसरा कॉमन फैक्टर नहीं है। जैसे फॉर एग्जाम्पल 3 और 5। अब देखो 3 और 5 का कॉमन फैक्टर क्या है, जो दोनों की टेबल में आता हो, ऐसा कोई नंबर जो इन दोनों की टेबल में, ऐसा कोई कॉमन फैक्टर है इनका, 1 के अलावा इन दोनों का और कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। तो ये दोनों क्या है, को प्राइम्स, मतलब वो दो नंबर जिनका 1 के अलावा और कोई दूसरा कॉमन फैक्टर है ही नहीं, वो को प्राइम्स होते हैं, ठीक है। तो अब हम कैसे कर सकते हैं, हम √2 को a/b की फॉर्म में लिख सकते हैं। a एंड b जो है ये क्या है, ये दोनों क्या है, इंटीजर्स हैं एंड ये को प्राइम्स है, मतलब 1 के अलावा इनका कोई दूसरा कॉमन फैक्टर नहीं है, ठीक है। एंड इसको हमने ये यहाँ से रैशनल
एज्यूम कर लिया, ठीक है। आप डायरेक्ट इस वाले स्टेप से स्टार्ट कर सकते थे, आपको ये r/s लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। या डायरेक्ट यहाँ से आप स्टार्ट कर सकते हो दैट सो वी कैन रिप्रेजेंट √2 एज a/b वेयर a/b आर पॉजिटिव इंटीजर्स एंड आर को-प्राइम्स, ठीक है। एंड जो b है वो 0 के इक्वल नहीं होगा बिकॉज ऑब्वियसली डिनोमिनेटर 0 नहीं हो सकता रैशनल नंबर में। ओके, अब ये जो हमारे पास यहाँ से ये इक्वेशन बन के आई है ना कि √2 इज इक्वल टू a/b, अब इसको हम थोड़ा सा रीअरेंज कर सकते हैं। कैसे रीअरेंज करेंगे? देखो b को हम उस साइड भेज देंगे तो ये √2 के साथ क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, है ना। ऐसे हम इंटरचेंज कर सकते हैं। तो b को हमने उधर भेज दिया, ये √2 के साथ मल्टीप्लाई हो गया एंड इट इज इक्वल टू a, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, दोनों साइड्स को हम स्क्वायर कर देंगे, मतलब इसको भी हम स्क्वायर कर देंगे एंड इसको भी हम स्क्वायर कर देंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। जब दोनों साइड्स को हम स्क्वायर करेंगे तो अब देखो यहाँ पर b √2 को हमने होल स्क्वायर कर दिया तो √2 का जो रूट है वो हट जाएगा एंड हमारे पास सिर्फ 2 बचेगा एंड b का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर a स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो स्क्वायरिंग बोथ साइड्स पर एंड रीअरेंज करने पर हमारे पास आ जाएगा 2b² इज इक्वल टू a², ठीक है। ये हमारे पास यहाँ से 2 आ गया एंड यहाँ से b² तो 2b² इज इक्वल टू a²। ये स्क्वायर करने पर हमारे पास ये इक्वेशन बनकर आ गई। अभी तक बस हम रीअरेंज कर रहे हैं, हमने रीअरेंज किया इक्वेशन को एंड स्क्वायर किया दोनों साइड्स को। कुछ भी इसमें अभी तक हमने डिफिकल्ट या ऐसा कुछ नहीं किया है, ओके। वी आर जस्ट सिंपली फॉलोइंग द स्टेप्स, ओके, एंड रीअरेंजिंग देम। अब देखो अगर हम ये हमारे पास जो अब ये इक्वेशन आ चुकी है ना 2b² इज इक्वल टू a², अब इस इक्वेशन को थोड़ा सा और रीअरेंज करते हैं। कैसे? देखो 2 को इस साइड भेज दो, अगर 2 को आप इस साइड भेजोगे तो ये आपके पास क्या इक्वेशन बनकर आएगी, यहाँ पर इक्वेशन बनकर आ जाएगी b² इज इक्वल टू a² डिवाइडेड बाय 2, है ना। यहाँ से आप देख सकते हो आपके पास ये इक्वेशन बनकर आ गई, मतलब जो a² है वो 2 से डिवाइड हो रहा है। एंड अभी हमने थ्योरम 1.3 में क्या पढ़ा कि अगर a² किसी नंबर से डिवाइड हो रहा है तो जो a है वो भी उस नंबर से डिवाइड होगा। तो यहाँ पर देखो a² 2 के साथ डिविजिबल है बिकॉज डिवाइड हो रहा है, इसका मतलब a² 2 से डिवाइड हो रहा है तो जो a है वो भी 2 से डिवाइड होगा, ठीक है। तो यहां से हम क्या लिख सकते हैं, देयरफॉर 2 डिवाइड्स a², 2 a² को डिवाइड कर रहा है। नाउ बाय थ्योरम 1.3 हम इट फॉलोज दैट 2 डिवाइड्स a, सो वी कैन राइट a इज इक्वल टू 2c फॉर सम इंटीजर c, ठीक है। अब देखो यहां से हमें पता चल गया कि जो 2 है वो a को भी डिवाइड करेगा बिकॉज ये a² को डिवाइड कर रहा है अकॉर्डिंग टू थ्योरम 1.3, ठीक है। अब देखो a को जब हम 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास कोई कोशेंट आएगा, है ना। उस कोशेंट को मान लो हम c एज्यूम कर लेते हैं, ठीक है। तो हमने एक इंटीजर एज्यूम कर लिया c, जो कोशेंट आएगा दोनों को डिवाइड करने के बाद में, ठीक है। यहां तक आप आई होप सभी को समझ आ रहा है, ओके। सो वी कैन राइट a इज इक्वल टू 2c। थोड़ा फिर आप रीअरेंज करोगे तो आपके पास ये इक्वेशन आ जाएगी a इज इक्वल टू 2c फॉर सम इंटीजर c, ठीक है। अब आगे इसको देखते हैं, आगे कंटिन्यू करते हैं, आगे स्टेप्स हम क्या फॉलो करने वाले हैं। तो ये हमारे पास इक्वेशन आ गई है a इज इक्वल टू 2c। अब इसमें भी हम क्या करेंगे, इसमें हम a की जो वैल्यू है ना उसको सब्सटीट्यूट कर देंगे। ये जो इक्वेशन है, ये जो हमारे पास ये वैल्यू आई है ना a इज इक्वल टू 2c, ये a की जो वैल्यू है इसको इस वाली इक्वेशन में पुट कर दो, है ना। यहाँ पर हमें a की वैल्यू ही तो मिली है इज इक्वल टू 2c, तो अब ये a की जो वैल्यू 2c है इसको यहाँ पर a² की जगह पुट यहाँ पर पुट कर सकते हो, ठीक है। यस, यहाँ पर आप यहाँ पर a² की जगह हमने 2c को पुट कर दिया a की जगह एंड देन इस इक्वेशन को हम सॉल्व कर लेंगे। तो हमारे पास यहाँ से आ गया b² इज इक्वल टू 2c², नहीं यहाँ पर पहले हमारे पास आया 2b² इज इक्वल टू 4c² बिकॉज 2c का होल स्क्वायर हुआ है, ठीक है। फिर आप थोड़ा सिंप्लीफाई कर दोगे, ये 2 4 से कैंसिल हो जाएगा एंड आपके पास आ जाएगा b² इज इक्वल टू 2c²। अब इस इक्वेशन को थोड़ा सा और रीअरेंज करो। इसमें हम क्या करेंगे, ये जो 2 यहाँ पर c² के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है इसको इस साइड भेज दो, तो अब इक्वेशन हमारे पास क्या बन जाएगी, जब आप यहाँ पर इसको ये वाला जो 2 है इसको b² के साथ भेजोगे तो आपके पास यहाँ से इक्वेशन आ जाएगी c² इज इक्वल टू b² डिवाइडेड बाय 2। तो अब यहाँ पर आप देख सकते हो कि जो b² है वो 2 से डिवाइड हो रहा है ना। तो अब थ्योरम 1.3 के अकॉर्डिंग हम बोल सकते हैं कि अगर b² 2 से डिवाइड हो रहा है, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि जो b है वो भी 2 से डिवाइड होगा, ओके। तो b भी जो है वो 2 से डिविजिबल है एंड a भी 2 से डिविजिबल है, अभी हमने जस्ट देखा, है ना। तो यहाँ से हम कंक्लूड कर सकते हैं कि a एंड b ये दोनों के दोनों जो ये इंटीजर्स है ना, जो हमने को-प्राइम्स एज्यूम किए थे, ये दोनों के दोनों जो को-प्राइम्स हैं ये दोनों ही 2 से डिवाइड हो रहे हैं, मतलब इन दोनों का एक और कॉमन फैक्टर आ गया विच इज 2। लेकिन हमने तो एज्यूम किया था कि ये दोनों को-प्राइम्स हैं, को-प्राइम्स है मतलब इनका 1 के अलावा और कोई दूसरा कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए। लेकिन यहीं से हमें पता चल गया कि a एंड b ये दोनों 2 से डिवाइड हो रहे हैं, इसका मतलब इनका एक और कॉमन फैक्टर है विच इज 2, मतलब अब ये को-प्राइम्स नहीं है। तो हमारी बात तो गलत साबित होगी ना, क्योंकि हमने तो इनको को-प्राइम बोला था। सो कॉन्ट्राडिक्शन आ गया यहाँ पर, एंड ये कॉन्ट्राडिक्शन क्यों आया, बिकॉज हमने √2 को रैशनल एज्यूम कर लिया, ठीक है। सो देयरफॉर a and b have at least 2 as a common factor, but this contradicts the fact that a b have no common factor other than 1। तो यहाँ पर कॉन्ट्राडिक्शन हो गई, this contradiction has arisen because of our
incorrect assumption that root 2 is rational. So we conclude that root 2 is irrational. तो यहाँ से हमें फिर ये conclude कर देना है, लास्ट में आप लिख दोगे hence proved. क्लियर? तो ऐसे आपको ये स्टेप्स फॉलो करने हैं। ये जो पूरा प्रोसीजर है ना, ये हर एक आपके इर्रेशनल नंबर के लिए सेम ही रहने वाला है। सेम तरीके से आप ये स्टेप्स फॉलो करोगे, बस एक बार इस पूरे प्रोसेस को याद कर लो एंड ऐसे ही आप प्रूव करोगे। ये 4 नंबर 5 नंबर के क्वेश्चन आते हैं तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, तो ये हमने देख लिया कैसे इनको प्रूव करते हैं। आई होप इट्स क्लियर टू यू, और जितना आप ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ही इसमें आप एक्सपर्ट बन जाओगे। ओके, देन आगे यहाँ पर ये कुछ 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इनको हम डिस्कस कर लेते हैं। ये हमारे चैप्टर का लास्ट टॉपिक था, छोटा सा चैप्टर है एंड काफ़ी ईजी कंसेप्ट से हमने पूरा अच्छे से समझ लिया। ओके, सो यहाँ पर ये 2 पॉइंट्स हैं। सम और डिफरेंस ऑफ ए रैशनल एंड इनरैशनल नंबर इज इरैशनल। मान लो आपके पास एक रैशनल नंबर है एंड एक इरैशनल नंबर है, अगर आप उन दोनों को ऐड करोगे या सब्ट्रैक्ट करोगे तो जो आपके पास सम आएगा, जो डिफरेंस आएगा, वो हमेशा क्या होगा? इरैशनल होगा। ठीक है, द प्रोडक्ट एंड क्वोशिएंट ऑफ ए नॉन जीरो रैशनल एंड इरैशनल नंबर इज इरैशनल। आपके पास एक रैशनल नंबर है, एक इरैशनल नंबर है, दोनों को आप मल्टीप्लाई करोगे, दोनों को डिवाइड करोगे, तो जो आपके पास प्रोडक्ट आएगा, जो क्वोशिएंट आएगा, वो भी हमेशा क्या होगा? इरैशनल ही होगा। ठीक है, तो ये रिलेशन आपको पता होना चाहिए रैशनल एंड इरैशनल नंबर के बीच में। तो ये 2 इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट्स थी एंड वी हैव फिनिश्ड आवर चैप्टर रियल नंबर्स। हमने अपने इस पूरे चैप्टर को अच्छे से डिस्कस किया, जो भी इसमें टॉपिक्स थे, थ्योरम्स थे, सभी को मैंने आपको अच्छे से समझा दिया है एंड कुछ क्वेश्चंस भी हमने बीच में प्रैक्टिस किए। जो आपको होमवर्क क्वेश्चन गिवन है उसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। ओके, सो आई होप आपको ये पूरा चैप्टर अच्छे से क्लियर हो गया है। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।